लीजिए सुनिए। देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 21वें भाग के 6वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रात आधे घंटे से कुछ ज्यादा जा चुकी थी जब सब कोई अपने जरूरी कामों से निश्चिंत हो बंगले के अंदर घुसे और घूमते फिरते उसी चलती फिरती तस्वीरों वाले कमरे में पहुंचे। इस समय बंगले के अंदर हर एक कमरे में रोशनी बखूबी हो रही थी, जिसके विषय में भूतनाथ और देवी सिंह ने ताज्जुब के साथ ख्याल किया कि ये काम बेशक उन्हीं लोगों का होगा जिन्हें यहां पहुंचने के साथ ही हम लोगों ने पहरा देते देखा था, या जो हम लोगों को देखते ही बंगले के अंदर घुसकर गायब हो गए थे। ताज्जुब है कि महाराज को तथा और लोगों को भी उनके विषय में कुछ ख्याल नहीं है और ना कोई पूछता ही है कि वे कौन थे और कहाँ गए, मगर हमारा दिल उनका हाल जाने बिना बेचैन हो रहा है। चलती फिरती तस्वीरों वाले कमरे में फर्श बिछा हुआ था और गद्दी लगी हुई थी, जिस पर सब कोई कायदे से अपने अपने ठिकाने पर बैठ गए और इसके बाद इंद्रजीत सिंह की आज्ञानुसार रोशनी गुल कर दी गई। कमरे में बिल्कुल अंधकार छा गया। ये नहीं मालूम होता था कि कौन क्या कर रहा है। खास करके इंद्रजीत सिंह की तरफ लोगों का ध्यान था जो इस तमाशे को दिखाने वाले थे, मगर कोई कह नहीं सकता था कि वो क्या कर रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद चारों तरफ की दीवारें चमकने लगी और उन पर की कुल तस्वीरें बहुत साफ और बनिस्बत पहले के अच्छी तरह पर दिखाई देने लगीं। पहले तो वे तस्वीरें केवल चित्रकारी ही मालूम पड़ती थीं, परंतु अब सचमुच की बातें दिखाई देने लगी। मालूम होता था कि जैसे हम बहुत दूर से सच्चे किले, पहाड़, जंगल, मैदान, आदमी, जानवर और फौज इत्यादि को देख रहे हैं। सब कोई बड़े ताज्जुब के साथ इस कैफियत को देख रहे थे कि यकायक बाजे की आवाज कान में आई। उसी समय सभी का ध्यान जमानिया के किले की तस्वीर पर जा पड़ा, जिधर से बाजे की आवाज आ रही थी। देखा कि एक बहुत बड़े मैदान में बेहिसाब फौज खड़ी है, जिसके आमने सामने दो हिस्से हैं, मानो दो फौजें लड़ने के लिए तैयार खड़ी हैं। पैदल और सवार दोनों तरह की फौजें हैं तथा तोप इत्यादि और भी जो कुछ सामान फौज में होना चाहिए सब मौजूद है। इन दोनों फौजों में एक की पोशाक सुर्ख और दूसरे की आसमानी थी। बाजे की आवाज केवल सुर्ख वर्दी वाली फौज में से आ रही थी, बल्कि बाजे वाले अपना काम करते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। एकाएक सुर्ख वर्दी वाली फौज हिलती हुई दिखाई पड़ी। गौर करने पर मालूम हुआ कि सिपाहियों का मुंह घूम गया है और वे दाहिनी तरफ वाली एक पहाड़ी की तरफ तेजी के साथ बाजे की गत पर पैर रखते हुए जा रहे हैं। जैसे जैसे फौज दूर होती जाती वैसे बाजे की आवाज भी दूर होती जाती थी। देखते ही देखते वो फौज मानो कोसों दूर निकल गई और एक पहाड़ी के पीछे की तरफ जाकर आंखों की ओट हो गई। अब ये मैदान ज्यादा खुलासा दिखाई देने लगा। जितनी जगह दोनों फौजों से भरी थी वो एक फौज के हिस्से में रह गई। अब दूसरी अर्थात आसमानी वर्दी वाली फौज में से बाजे की आवाज आने लगी और सवार तथा पैदल भी चलते हुए दिखाई देने लगे। एक सवार हाथ में झंडा लिए तेजी के साथ घोड़ा दौड़ाकर मैदान में आ खड़ा हुआ और झंडे के इशारे से फौज को कवायद कराने लगा। ये कवायद घंटे भर तक होती रही और इस बीच में आला दर्जे की होशियारी, चालाकी, मुस्तैदी, सफाई और बहादुरी दिखाई दी, जिससे सब कोई बहुत ही खुश हुए और महाराज बोले, बेशक फौज को ऐसा ही तैयार करना चाहिए। कवायद खत्म होने के बाद बाजा बंद हुआ और वो फौज एक तरफ को रवाना हुई, मगर थोड़ी ही दूर गई होगी कि उस लाल वर्दी वाली फौज ने एकाएक पहाड़ी के पीछे से निकलकर इस फौज पर धावा मारा। इस कैफियत को देखते ही आसमानी वर्दी वाली फौज के अफसर होशियार हो गए। झंडे का इशारा पाते ही बाजा पुनः बजने लगा और फौजी सिपाही लड़ने के लिए तैयार हो गए। इस बीच में वो फौज भी आ पहुंची और दोनों में घमासान लड़ाई होने लगी। इस कैफियत को देखकर महाराज सुरेंद्र सिंह, बीरेंद्र सिंह, गोपाल सिंह, जीत सिंह, तेज सिंह वगैरह तथा अय्यार लोग हैरान हो गए और हद से ज्यादा ताज्जुब करने लगे। लड़ाई के फन की ऐसी कोई बात नहीं बच गई थी जो इसमें न दिखाई पड़ी हो। कई तरह की घुसबंदी और किलेबंदी के साथ ही घुड़सवारों की कारीगरी ने सभी को सकते में डाल दिया और सभी के मुंह से बार बार वाह वाह की आवाज निकलती रही। ये तमाशा कई घंटे में खत्म हुआ और इसके बाद एकदम से अंधकार हो गया। उस समय
इंद्रजीत सिंह ने तिलिस्मी खंजर की रोशनी की और देवी सिंह ने इशारा पाकर कमरे में रोशनी कर दी, जो पहले बुझा दी गई थी। इस समय रात थोड़ी सी बच गई थी, जो सभी ने सोकर बिता दी, मगर स्वप्न में भी इसी तरह के खेल तमाशे देखते रहे। जब सबकी आंखें खुलीं तो दिन घंटे भर से ज्यादा चढ़ चुका था। घबराकर सब कोई उठ खड़े हुए और कमरे के बाहर निकलकर जरूरी कामों से छुट्टी पाने का बंदोबस्त करने लगे। इस समय जिन चीजों की सभी को जरूरत पड़ी, वे सब चीजें वहां मौजूद पाईं, मगर उन दोनों स्त्रियों पर किसी की निगाह न पड़ी जिन्हें यहां आने के साथ ही सभी ने देखा था। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 21वें भाग के 6वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।